Hello and welcome. So today we are going to start with the first chapter of your textbook, which is the first flight. The title of the story is A Letter to God and it is written by G.L. Fuentes. So story को शुरू करने से पहले I will tell you some things without which a story is not possible. ये सब चीज़ें इस स्टोरी में भी है और आप जैसे जैसे इन चीज़ों के थ्रू इस स्टोरी को पढ़ोगे आपको ये ज़्यादा समझ में आने लगेगी. So the first thing that is important is the plot of the story. Now plot क्या होता है? Plot tells you about the sequence. स्टोरी के जो भी घटनाएं हो रही है उसमें उसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ. एक प्लॉट, स्टोरी को लिखने से पहले एक प्लॉट बनाया जाता है, तो वो प्लॉट मैं आपको बताऊंगी इसका क्या है. फिर सेटिंग मैं आपको इस स्टोरी की बताऊंगी, ये किस समय में किस जगह में ये स्टोरी सेट हुई है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी. इस स्टोरी की समरी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी की समरी लिखी है, आप चाहे उसे पढ़ सकते हैं और अपनी भाषा में उसे वापस लिख सकते हैं. फिर मैं स्टोरी का जो मैसेज है, जो मैसेज ये स्टोरी आपको देना चाह रही है, उसे भी आप अपनी भाषा में मैंने लिखा है. और कुछ और चीज़ें जो इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस स्टोरी की लैंग्वेज कैसी है, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, और इसमें कौन कौन सी नई वोकैबलरी के ऐसे शब्द है जो आप नहीं जानते और जो आपकी वोकैबलरी बढ़ाने में आपकी मदद करेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अ लेटर टू गॉड, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और इसका प्लॉट मैंने यहाँ लिखा हुआ है. लेंचो नाम का जो फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी वजह से, तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है. वो गॉड से 100 पैसोस की मांग करता है. क्वेश्चन ये है कि क्या वो लेटर्स गॉड तक पहुंचते हैं और क्या वो उन्हें वापस मनी देते हैं. तो ये आपकी स्टोरी का प्लॉट है, ये स्टोरी में हुआ है. नाउ एक वर्ड पे ध्यान दें, पेसोस. पेसोस आपको बताएगा कि स्टोरी की सेटिंग क्या है. ही आस्क्स गॉड फॉर 100 पेसोस. पेसोस एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी है जो कि लैटिन अमेरिका में यूज़ किया जाता है. जैसे भारत का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी क्या है, इंडियन रूपी. सो वैसे ही पेसो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी है जो कि लैटिन अमेरिका में यूज़ किया जाता है. तो आपको इससे पता चलता है कि ये सेटिंग, ये स्टोरी कहाँ की है और कहाँ पे सेट हुई है, लैटिन अमेरिका में. सो इसके बाद हम आते हैं समरी पे. समरी, ये पूरी जितनी भी टेक्स्ट है इसको मैंने समराइज़ किया है कुछ शब्दों में और मैं चाहती हूँ कि आप इसे पढ़ें. आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए आराम से. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. This story depicts the faith of a farmer in God. Farmer named Lencho expects a rain shower to nourish his field of corn. He is confident about it. Unfortunately, a hailstorm occurred and destroyed his entire crop field. Their family's survival was threatened. Disheartened farmer had strong belief in God. He writes a letter to God asking for 100 pesos. When the letter reached postmaster, he decided to help him. He sent him 70 pesos instead of 100. When the farmer received it, he wrote another letter to God asking him for the rest of the money. He also wrote that the employees are a bunch of crooks, therefore he asked him not to send money through the mail. So ये आपकी पूरी स्टोरी की समरी है. इसकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी वो टेक्स्ट पढ़ के दूंगी. अभी मैंने आपको सिर्फ आपको समरी मैंने इस स्टोरी की ऑलरेडी बता चुकी हूँ और अब हम लोग इस स्टोरी के असली जो टेक्स्ट को गो थ्रू करेंगे. और इसमें जितनी भी समरी में आपको डिटेल्स नहीं दी गई है वो सारी एक्सप्लेनेशन इसके टेक्स्ट में है. इसमें कई सारे ऐसी वोकैबलरी के नए शब्द जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, मैं आपको वो भी साथ साथ में उसके मतलब बताती रहूँगी. आप उन्हें एक डायरी में और एक नोटबुक में लिखते रहिए. सो हम शुरू करते हैं. मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और फिर उसका मतलब हम समझेंगे. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower.
Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So इस पहले पैराग्राफ में आपको घर की लोकेशन का पता चलता है कि घर की लोकेशन क्या थी. He was, the house was the only one in the entire valley. पूरी वैली में, दो माउंटेन्स के बीच में, पूरी वैली में सिर्फ एक ही वो अकेला एक हाउस था. एंड इट वॉज सिचुएटेड इन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ अ हिल, एक छोटी हिल के सबसे टॉप में वो हाउस सिचुएटेड था, इस तरह से कि उससे रिवर का व्यू मिलता था और उसकी राइप कॉर्न की जो फील्ड्स होती थी उनका पूरा व्यू मिलता था. सो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, एटलीस्ट अ शावर. डाउनपोर या शावर का मतलब रेन से है, और रेन की उस समय उन फील्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो. अब ये लेंचो हमारी इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है किसी स्टोरी का. सो लेंचो वॉज वेटिंग फॉर द डाउनपोर और द शावर टू हैपन. ही वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू हैपन. क्योंकि लेंचो एक फार्मर था तो ही वॉज ईगरली वेटिंग कि उसके कॉर्नफील्ड्स को रेन से नरिशमेंट मिले. हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. वो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था. इंटीमेटली अपनी फील्ड से उसको बहुत लगाव था. तो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सो पूरा दिन वो बस स्काई को देखता रहता था और नॉर्थ ईस्ट की तरफ को देखता रहता था कि कब बारिश होगी और कब उसकी फील्ड्स को नरिशमेंट मिलेगी. Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." So ये आगे continued है पैराग्राफ. So इस पैराग्राफ में लेंचो के अलावा जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों के बारे में बताया गया है. एक वुमेन वहाँ पे मौजूद है, ये शायद लेंचो की वाइफ हो सकती है, और कुछ ओल्डर बॉयज़ जो फील्ड में काम कर रहे हैं और जो स्मॉलर वंस जो खेल रहे हैं ये लेंचो के सन हो सकते हैं. सो द वुमेन इज़ कॉलिंग द सन्स फॉर डिनर बिकॉज शी हैज़ प्रिपेयर द सपर फॉर देम. It was during the meal, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." So Lencho now, as you can see, is really happy to see the rain. So much so कि ये रेन को बाहर जाकर अपने आप को रेन में एक्सपोज कर उसे फील करना चाहता है. रेन इज़ फ्रेश एंड इट इज़ वेरी स्वीट. लेंचो ने जैसे प्रिडिक्ट किया था कि रेन होगी, तो वो जब रेन होने लग गई और नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स से क्लाउड्स आने लग गए तो लेंचो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और इसे खुश होकर ये बोलने लग गया कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स है. रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन ये कॉइन से कर रहा है, ये और जो बड़ी ड्रॉप्स है उनका कंपैरिजन 10 सेंट कॉइन से कर रहा है और जो लिटिल ड्रॉप्स है उनका 5 सेंट से कर रहा है. ये आपको बताता है कि रेन एक फार्मर के लिए, लेंचो के लिए कितनी ज़रूरी है, उसकी क्रॉप्स के लिए कितनी ज़रूरी है. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Now, इस पैराग्राफ में फार्मर कितना satisfied है उस रेन को देखकर और कितना खुश है कि उसकी फील्ड में वो रेन बिल्कुल एक कर्टन की तरह बिछी हुई है. यहाँ पे एक मेटाफर का इस्तेमाल किया है. Regarded the field of ripe corn with its flowers draped यानी covered in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow to fall. इसी के साथ साथ एक strong wind आती है और फ्लो करना शुरू हो जाती है. With the rain very large hailstones began to fall. रेन के साथ साथ फिर एक small balls of ice आसमान से नीचे गिरने लग जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. Now ये जो hailstones है, ये small balls of जो ice है वो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह नज़र आ रही है. जो कंपैरिजन पहले फार्मर करता है कॉइन्स का रेन ड्रॉप से, अब वो जो हिल स्टोन्स है वो बिल्कुल सिल्वर कॉइन की तरह नज़र आ रहे थे, जिसको देख के बॉयज़ एक्सपोज देमसेल्फ टू रेन. वो बॉयज़ उसे देख के खुश हुए, उन्होंने रेन में उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया.
ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls again, it's a comparison, it's a metaphor for the small balls of ice, for the hailstones. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ये हेल स्टोन्स को गिरते हुए देखकर फार्मर्स ने कहा कि ये अब बहुत बुरा रूप ले रहा है और वो चाहता था कि ये जल्दी से जल्दी पास हो जाए क्योंकि उसकी क्रॉप्स उसमें ख़राब हो सकती थी, पर लेकिन वो पास क्विकली जल्दी नहीं हुआ. फॉर एन आवर, 1 घंटे तक वो हेल रेन होता रहा हाउस पर, उनके गार्डन पर, उनकी हिल साइड पे, उनकी पूरी की पूरी फील्ड पे, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में वो हेल स्टोन 1 घंटे तक फॉल होता रहा. The field was white as if covered with salt, and now the cornfield of the farmer looked white as if it was covered with salt. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. Now ये आगे continued है, पर इस particular lines में आपको लेंचो का ग्रीफ बताया गया है अपनी कॉर्नफील्ड को देखकर. एक भी लीफ पेड़ों पर नहीं रहा, पूरी की पूरी कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय होगी हेल स्टॉर्म से. फ्लावर्स चले गए उसकी पूरी स्टॉर्म की वजह से. एंड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड. ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज फिल्ड विद सैडनेस, ही वॉज फिल्ड विद ग्रीफ, एंड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड और सेड टू हिज सन, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. Now, a plague of locusts. Now, locusts are the insects which destroy the crops. अगर वो ये फार्मर कहता है कि अगर लोकस्ट यहाँ मेरी क्रॉप में आते तो उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत कॉर्न रखा होता, पर इस हेल स्टॉर्म ने तो सब कुछ तबाह कर दिया है. So this year we will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. इस कंडीशन को देख के अपनी कॉर्नफील्ड की फार्मर बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है कि पूरे 1 साल तक अब उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा और पूरी की पूरी उनकी कॉर्नफील्ड उस हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दी है. But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. क्योंकि उनकी पूरी कॉर्नफील्ड्स तबाह हो गई थी, 1 साल तक उनको हंग्री रहना पड़ता, फिर भी उसके बावजूद भी उस सॉलिटरी हाउस, वो अकेले जो हाउस था एक वैली के बीच में, उनके पास सिर्फ एक ही होप थी, वो थी गॉड की हेल्प. उनको पूरा विश्वास था कि भगवान उनकी हेल्प करेगा. डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. All through the night, Lencho thought only of one hope, the help of God. पूरी उसकी कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद, उनको पूरी तरह से लॉस होने के बाद भी उनको गॉड पे पूरी तरह से फेथ है. वो कहते हैं कि हंगर की वजह से कोई भी मर नहीं सकता है और उनको इतना विश्वास है गॉड पे, जिनकी आइज, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस. आपकी जो इनर सेंस ऑफ डूइंग राइट एंड रॉन्ग, आपकी इनर जो कंसाइंस है, भगवान उसे भी देख सकता है और इसीलिए लेंचो को उन पे पूरा विश्वास है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. इवन दो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन से इसका मतलब है कि लेंचो एक लिटरेट नहीं था. ही वॉज लाइक एन ऑक्स, एन एनिमल. ही वर्कड इन द फील्ड लाइक एन एनिमल. और इवन देन ही न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखना आता था. The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उस envelope में लेंचो ने to God लिखा, उस लेटर को टाउन लेकर गया और वहाँ पे स्टैम्प लगवा कर उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Now the employees, when received Lencho's letter, उन्होंने देखा कि इसमें एड्रेस गॉड का लिखा हुआ है, तो उन्हें हंसी आ गई उसे पढ़कर, तो वो उसे अपने बॉस के पास दिखाने ले गया.
Never in his career as a postman had he known that address. So as a postman उसको उस एड्रेस के बारे में कभी पता ही नहीं लगा क्योंकि वो कोई एड्रेस है ही नहीं. So the postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter," starting up a correspondence with God. Now, the postmaster, जिसके पास वो letter ले गया, he was a fat man, he was an amiable man, he was a very friendly man, he was a very pleasant man. So he also broke out laughing. उसे भी उसे पढ़कर हंसी आ गई. But almost immediately he turned serious. एकदम से वो serious हो गया उसे पढ़कर. उसने फिर comment किया कि what faith? क्या faith है ऐसी? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश मेरे पास ये faith होती जो इस person के पास है जिसने कि ये letter लिखा. Starting up a correspondence with God. Correspondence is the act of exchanging letters with God. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So postmaster ने जैसे ही उस letter को पढ़ा तो उसे लगा कि मुझे इसकी faith को shake नहीं करना चाहिए. तो he came up with an idea answering the letter. So he thought of answering the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. So उसने जब लेटर को खोला और उसे पढ़ा कि उस लेटर में क्या है, so he realized कि इसे लेटर का रिप्लाई एक लेटर नहीं है और इस लेटर का रिप्लाई is something more than that. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Now, postmaster was a very kind person. उसने उसको पढ़ा, वो इतना compassionate था. उसने उसके साथ empathize किया और उसने अपनी half of the salary उस आदमी को उस लेटर में वापस लेटर में दे दी. उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको थोड़े थोड़े पैसे चैरिटी के लिए देने को बोला ताकि वो उसकी हेल्प कर सके. और उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी कुछ ना कुछ अपने पैसों में से कुछ देने को बोला ताकि वो एक एक्ट ऑफ चैरिटी कर सकें. और ये सब उसने इसीलिए किया ताकि उस आदमी की भगवान से फेथ शेक ना हो और बिल्कुल भी टूटे ना. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho." So इसने लेटर वापस गॉड को लिखा. इतना विश्वास था कि वो गॉड से आया है. इसने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि ये किसने भेजा होगा. इसने पोस्टमैन को पूछा नहीं कि आप कैसे एड्रेस में उसे ले गए. और इसने सीधा एम्प्लॉयज़ पर ब्लेम लगा दिया कि पक्का उन्होंने उसके 30 पेसोस चुराए होंगे. सो दिस वाज द स्टोरी. दिस वाज द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. और मैंने आपको एक एक लाइन पढ़कर इसे एक्सप्लेन किया है. और आपको अभी भी कोई इसमें वर्ड समझ नहीं आया है, आप उसको डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं. और इसकी जो लैंग्वेज है पूरे चैप्टर की, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. इसमें ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स इतने हैं नहीं, पर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड साइड में लिखे हुए हैं और उनके मतलब साथ में लिखे हुए हैं तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ें और एक लिस्ट ज़रूर बनाएं. तो अभी हमने पूरी स्टोरी का टेक्स्ट समझा, उसका एक एक वर्ड को, उसका एक एक मतलब समझा. अब नाउ कुछ स्टोरी में कुछ ऐसे मतलब होते हैं जो उसमें डायरेक्टली नहीं लिखे होते हैं और जो आपको उससे निकालने होते हैं, जो इससे डिराइव करने होते हैं. तो स्टोरी का मैसेज इज़ वन ऑफ देम. आपको ये स्टोरी ने क्या मैसेज दिया है, तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. आपको कुछ और लगता है, कोई और मैसेज ये स्टोरी देना चाहती है तो आप उसे लिख सकते हैं. आप इसको दोबारा से स्टोरी को रीड करके आपको जो समझ में आता है आप वैसा कोई मैसेज लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. सो लेट्स स्टार्ट. This story shows a conflict not only between human and nature, but also between humans themselves. So human और nature के बीच में सबसे पहला conflict आपको इस स्टोरी में पता चला है. तो conflict जो humans और nature के बीच में, जो clash एक तरह से human और nature के बीच में है, वो आपको शुरुआत में पता चलता है जब एक hail storm आता है और लेंचो को पूरी तरह से grief में छोड़ देता है, उसकी पूरी फैमिली को, जिसकी वजह से पूरे 1 साल तक हंग्री रहना पड़ता. तो एक क्लैश नेचर और ह्यूमन के बीच में दिखाया गया है उस एग्जाम्पल से. और ऑल्सो बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ. नाउ लेंचो और द एम्प्लॉयज़, लेंचो को भगवान पे किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी इंसान से ज़्यादा ट्रस्ट था और वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी हेल्प कोई इंसान कर सकता है. तो ये एक तरह से उन दोनों के बीच में भी
कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, एक तरह से फाइट दिखाता है, एक तरह से क्लैश दिखाता है. लेंचो हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन गॉड बट ही वॉज वेरी अनग्रेटफुल टू ह्यूमन्स. आपको टुवर्ड्स द एंड स्टोरी में पता चला होगा कि उसको भगवान पे इतना फेथ था कि वो विश्वास ही नहीं कर सकता कि कोई आदमी उसकी मदद कर सकता है. और पोस्ट मास्टर ने अपनी हाफ ऑफ द सैलरी उसे दे दी, इतने सारे फ्रेंड्स को करके उन्हें चैरिटी इकट्ठी की और उसे दी. तो आपको इससे पता चलता है कि कितना अनग्रेटफुल था वो उनके लिए. He never questioned from where the money came. Now, if had it been some other person जिसके पास ऐसे लेटर वापस आता किसी गॉड का, तो उसने सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन करनी थी कि ये किसके एड्रेस में गया और वो एड्रेस कहाँ पे है. तो उसने ये चीज़ क्वेश्चन करना भी ज़रूरी नहीं समझा, फ्रॉम वेयर द मनी केम. सो इंस्टेड ही ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ फॉर स्टीलिंग हिज 30 pesos. उसको इतना फेथ था कि भगवान ने ही पैसे भेजे होंगे, तो उसने ब्लेम कर दिया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे कि पक्का आधे पैसे जो नहीं आए हैं मेरे पास वो इन्होंने ही स्टील किए होंगे. Postman himself gave a part of his salary, but due to Lencho's extreme faith in God, he could never see a bunch of employees helping him. उसके भगवान पे इतने फेथ की वजह से और उसके ह्यूमंस से इतने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो कभी सोच ही नहीं सकता था कि एक बंच ऑफ एम्प्लॉयज़ उसकी कभी भी मदद करेंगे. Faith can move mountains, but it's equally important to trust not only God but also His creation. Now, faith आपकी हो किसी भगवान पे, किसी पे भी अगर आप faith करते हैं तो it has the ability to move mountains. ये एक faith can move mountains, but it is equally important to trust not only God but also His creation, that is a man. किसी पर भी फेथ होना बहुत अच्छी बात है. इट कैन मूव माउंटेन्स. ये माउंटेन्स एग्जेजरेशन है एक तरह से कि इफ़ यू हैव फेथ इन समबडी यू कैन रियली डू समथिंग बिग, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ट्रस्ट नॉट ओनली गॉड बट ऑल्सो हिज क्रिएशंस. बहुत ज़रूरी है भगवान पे ट्रस्ट करना, पर ऑल्सो हिज क्रिएशंस, और एक ह्यूमन पे भी ट्रस्ट करना उतना ही ज़रूरी है. इस स्टोरी से आपको ये पता चलता है अगर लेंचो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर्स पे ट्रस्ट करता तो शायद वो उनके लिए ग्रेटफुल रहता, उन्हें थैंक यू बोलता उन 70 पैसों के लिए. ही डिस्ट्रस्टेड द एम्प्लॉयज़, पर उसने उन पे कोई ट्रस्ट नहीं रखा एंड एक्यूज देम ऑफ स्टीलिंग मनी. सो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू मी इस पूरे स्टोरी का जो मैसेज बनता है. So with this, the whole understanding of the story is complete. So now I'm going to give you some tasks, some assignments, some questions, जिनसे आपको और ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर और ये स्टोरी समझ आएगी. इस स्टोरी में आपके मेटाफर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. इस स्टोरी को बहुत पढ़ने में इंटरेस्टिंग बना रहा है वो यूसेज. तो मेटाफर्स एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र. किसी एक की क्वालिटी आप दूसरे में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको मेटाफर बोलते हैं. ये कंपैरिजन करता है एक तरह से, जैसे द लेग ऑफ द टेबल. द लेग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है. सो किसी टेबल को जो सपोर्ट करती है तो वो है उसकी लेग. सो इसको हमने एक तरह से कंपैरिजन किया है बाय यूजिंग मेटाफर. तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जैसे क्लाउड, रेन ड्रॉप्स, हेल स्टोन्स, लॉकस्ट, ये सब ऑब्जेक्ट्स आपकी स्टोरी में दिए गए हैं. उनमें क्या मेटाफर आपको लगता है जो यूज़ किया है और उसकी क्या क्वालिटी और फीचर को कंपैरिजन किया गया है. जैसे क्लाउड का ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड के माउंटेन्स, क्लाउड इतने ह्यूज और बिग है कि उनको माउंटेन से कंपेयर किया हुआ है. और द मास ऑफ ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन, क्या क्वालिटी कंपेयर की है, उसकी ह्यूजनेस, माउंटेन की ह्यूजनेस को ट्रांसफ़र कर दिया है क्लाउड्स पे. तो इस तरह से मेटाफर का इसमें यूज़ किया गया है. आप इसे फिर से पॉज करके इस पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं. ये बैक एक्सरसाइजेस में से एक है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टास्क. सो इस टास्क के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू द होल टेक्स्ट ओवर अगैन एंड सी ऑल द डिटेल्स एंड लुक इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन एनी. सो इन 4 क्वेश्चंस को आपको आंसर करने के लिए यू नीड टू गो थ्रू द टेक्स्ट एंड मेक श्योर आप अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और कोई बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं. And make sure that you write new words in that. And also make sure कि आप अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर आपकी स्टोरी में मिलता है तो उसको अपनी लैंग्वेज में बदल के आप खुद लिख रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से. सो दैट वाज इट. सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर और पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई है. सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.